नमस्कार और आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इससे हमें आपके लिए ऐसी जानकारी लाने में मदद मिलती है। आज तारीख है 9 जून 2025 और हम भारत से जुड़ी कुछ अहम आर्थिक और नीतिगत जो हलचलें हैं उन पर एक गहरी नज़र डालेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल। आज कई दिलचस्प चीजें हैं जिन पर बात करनी है। अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर से व्यापार के रिश्ते हैं। कोशिश करेंगे कि पूरी तस्वीर मतलब बिग पिक्चर समझ सकें। हाँ, तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमी और मार्केट से। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंकों का जो पारंपरिक रोल था ना कर्ज देने में, वो शायद अब थोड़ा कम हो रहा है। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, मतलब नई चीजें आ रही हैं। पर हाँ, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक वो अपना काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे ब्याज दरें हैं, सीआरआर, एसएलआर, इन सब का इस्तेमाल करके वो महंगाई को काबू में रखने और एक सस्टेनेबल ग्रोथ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ये तो जरूरी है ही। और बैंकों की अपनी सेहत कैसी है? वो एनपीए वगैरह का क्या स्टेटस है? हाँ, उसमें काफी सुधार है। देखिए, सितंबर 2024 तक का जो डेटा है वो बताता है कि ग्रॉस एनपीए मतलब जो फंसा हुआ कर्ज है वो घटकर सिर्फ 2.6% रह गया है। अरे वाह, 2.6%, ये तो काफी अच्छा आंकड़ा है। बिल्कुल। और एक और पॉजिटिव बात है, CARR यानी कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, वो 16.7% पर है, जो कि जो जरूरी मिनिमम है ना उससे काफी ऊपर है। अच्छा। तो मतलब बैंकों के पास जोखिम सहने के लिए अच्छी खासी पूंजी है। ये पूरी फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता के लिए बहुत अच्छा संकेत है। ठीक है। अब इसी स्थिरता के साथ अगर हम वैश्विक व्यापार की तरफ देखें तो भारत वहां अपनी जगह कैसे बना रहा है? मैंने सुना है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स RTA बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, 1990 में सिर्फ 22 ऐसे समझौते थे और 2024 तक 369। इतना ज्यादा। हाँ, तो ये साफ दिखाता है कि जोर अब फ्री ट्रेड पर है। इसी वजह से भारत में भी जो एवरेज टैरिफ रेट है, मतलब आयात पर जो टैक्स लगता है, वो कम हुआ है। 2000 में ये करीब 49% था, अब 2024 में घटकर 17.3% रह गया है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम अपने एक्सपोर्ट को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, यही रणनीति है। और ये तो हुई सामान की बात। सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर में क्या चल रहा है? सुना है कंप्यूटर सेवाओं में भारत काफी आगे है। हाँ, बहुत आगे हैं। कंप्यूटर सर्विसेज एक्सपोर्ट में भारत की दुनिया में हिस्सेदारी करीब 12.8% है। हम दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं इस मामले में। दूसरे नंबर पर? ये तो कमाल है जी। और सिर्फ यही नहीं, अन्य व्यावसायिक सेवाएं मतलब अदर बिजनेस सर्विसेज, उसमें भी भारत की हिस्सेदारी 7.5% है और हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, अलग अलग क्षेत्रों में मजबूती, ये ग्लोबल लेवल पर अगर कोई अनिश्चितता आती है तो उससे निपटने में मदद करती है। एक तरह का बफर मिल जाता है। सही बात है। अच्छा, अब व्यापार की बात चल रही है तो टेक्नोलॉजी का जिक्र कैसे ना हो? ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट भी तो तेजी से बढ़ रहा है शायद। हाँ, वो भी एक बड़ा ग्रोथ एरिया है। आंकड़े देखें तो 2022 में B2C ई-कॉमर्स मतलब जो सीधे कंज्यूमर को बेचा जाता है ऑनलाइन, वो मार्केट करीब $83 बिलियन का था। 83 बिलियन? और अनुमानीय है कि 2026 तक ये बढ़कर $150 बिलियन तक पहुंच सकता है। जाहिर है इसमें टेक्नोलॉजी का, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, इन सब का बड़ा हाथ है। और एक और चीज आजकल सुनने में आ रही है, ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये छोटे व्यापारियों के लिए कैसे फायदेमंद है? ONDC, हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। ये एक तरह का खुला मंच है जो छोटे दुकानदारों, MSMEs, यहाँ तक कि किसानों के संगठनों, FPOs को भी सीधे ग्राहकों से जोड़ रहा है, बिना किसी बड़े प्लेटफॉर्म के। हाँ, मतलब बड़े ई-कॉमर्स प्लेयर्स पर जो निर्भरता होती है ना, वो कम हो रही है। अभी तक 190 से ज्यादा नेटवर्क पार्टनर्स और 7,000 से ज्यादा FPOs इससे जुड़ चुके हैं। ये वाकई एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहा है। ये तो हुई अर्थव्यवस्था और तकनीक की बात। अब जरा सामाजिक और नीतिगत मोर्चे पर आते हैं। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर काफी जोर है, खासकर महिलाओं के लिए। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के आंकड़े देखें तो वित्त वर्ष 2025 में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 58% तक पहुंच गई है। 58%? अच्छा है।
हाँ, भारत के पास जो इतनी बड़ी युवा आबादी है, उसका सही फायदा उठाने के लिए उन्हें सही स्किल्स देना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आजकल हर तरफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। क्या ये नौकरियों के लिए खतरा है या क्या सोचना चाहिए इस बारे में? देखिए, ये सवाल तो है। एआई से कुछ रूटीन काम जरूर ऑटोमेट होंगे, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस वो क्या है? मतलब इंसान और मशीन मिलकर काम करें। मशीनें वो करें जो वो बेहतर कर सकती हैं, जैसे डेटा एनालिसिस, और इंसान अपनी क्रिएटिविटी, स्ट्रेटजी और इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि लोग लगातार नई स्किल सीखें, अपस्किलिंग करें। मतलब स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। और एक आखिरी बड़ा मुद्दा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। इस दिशा में भारत क्या कदम उठा रहा है? भारत ने काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं, जैसे 2030 तक अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 50%, यानी करीब 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों से, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल करना है। 500 गीगावाट, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, बड़ा है, और इसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बन रहे हैं, बायो एनर्जी पर जोर है, बड़े बड़े सोलर पार्क लग रहे हैं, और साथ ही पानी बचाने के लिए जल शक्ति अभियान जैसे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी पर फोकस है। तो आज की इस चर्चा को समेटें तो लगता है भारत कई मोर्चों पर एक साथ बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बैंकिंग सुधर रही है, ग्लोबल ट्रेड में पैठ बन रही है, डिजिटल दुनिया में क्रांति आ रही है, लोगों को नई स्किल्स दी जा रही हैं और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इन सब बदलावों को देखते हुए एक अहम सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन हमारी जिंदगी का, हमारे काम का हिस्सा बनते जा रहे हैं, तो भविष्य में सबके लिए रोजगार के मौके बने रहें और सामाजिक बराबरी भी बनी रहे, इसके लिए हमें किस तरह के नए सुरक्षा उपायों, मतलब सेफ्टी नेट्स, और शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के बदलावों की जरूरत पड़ेगी? वाकई ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। भविष्य की तैयारी कैसे की जाए? चलिए, आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी अनुरोध है, अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल शाइन। समाचार और कल के विचार, सतर के सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। तबला की ताल और देसी अंदाज,
हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज, जहां देश की धड़कन की आवाज है। हिंदी वाइन्स सबके लिए खास है। हिंदी वाइन्स, हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन। पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल श्राइन। एंटरटेनमेंट का डोज और न्यूज का बस से, इंडियन कल्चर का ये सबसे बड़ा फेस। रहो अपडेटेड और बन जाओ स्मार्ट, हिंदी वाइन्स है डिजिटल आर्ट।